हमारा आज का टॉपिक है विटामिन्स। जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट्स कवर किया, प्रोटीन्स कवर किया और लिपिड्स वगैरह कवर किए हैं, इसी तरह से विटामिन्स भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. Just like carbohydrates are involved in the normal functioning of the body, proteins are involved in the development of the body, as well as fatty acids are also essential for our body. Same like that, vitamins भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरीके से हमारे पास हर ऑर्गन अपने स्पेसिफाइड फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह हर विटामिन अपने रिलेटेड फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. और अगर हमारे पास विटामिन्स में थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी आ जाती है तो हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, हमारे पास डिजीज भी स्टार्ट हो सकती है. विटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन उनके फंक्शनिंग और उनका मोड ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बहुत स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जिस तरह अगर विटामिन ए की हम लोग बात करें तो विटामिन ए हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज कॉज करता है. अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए प्रेजेंट नहीं है तो आप नाइट ब्लाइंड हो सकते हो, आपको रात में नजर नहीं आएगा. सेम लाइक दैट, विटामिन बी का अपना एक फंक्शन है, विटामिन सी की अपनी एक प्रॉपर फंक्शनिंग है. हर विटामिन हर सेल के ऊपर एक प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है. अगर कोई डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाएगा. अगर कोई नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जरूरी है कि हमारी बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, तो वो उसके ऊपर अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा, एंड सो ऑन. अगर आगे हम विटामिन्स की बात करें तो जिस तरीके से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट्स है बॉडी में, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है, इसी तरह हमारी बॉडी को विटामिन्स की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं. लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट्स जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है. उसमें एज, जेंडर, नेचर ऑफ वर्क, फिजियोलॉजिकल स्टेटस, ये सारी चीजें आ जाती हैं. अगर मेल है तो मेल को जिस तरीके से डाइट ज्यादा चाहिए उस तरीके से उसकी विटामिन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होंगी. अगर फीमेल है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स उस हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगी. लेकिन अगर कोई डिजीज कंडीशन में है तो उसकी विटामिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. अगर कोई छोटा है तो शायद उसको उतनी क्वांटिटी में विटामिन ना रिक्वायर्ड हो. तो हमेशा किसी भी चीज की अमाउंट जो है ना चंद एक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उन फैक्टर्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका वेट, आपकी एज और आपका जेंडर होता है. इसके अलावा इंसान बहुत ज्यादा रफ एक्सरसाइज भी करता है, हार्ड एक्सरसाइज करता है. जब वो बहुत ज्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहा है उस टाइम उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होती हैं. जिस टाइम वो लाइट एक्सरसाइज कर रहा है उस टाइम उसको इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं जरूरी होती. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो विटामिन हमारे पास दो टाइप्स में डिवाइडेड है, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन. वाटर सोल्यूबल विटामिन में हमारे पास सिर्फ दो आते हैं, दैट आर बी एंड सी. जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन में हमारे पास ए, डी, ई एंड के चार विटामिन इन्वॉल्व है. विटामिन बी की आगे वेस्ट कैटेगरी है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में फर्दर हमारे पास बहुत सारे विटामिन आते हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता रीड करेंगे. लेकिन जिनमें से कुछ जो है हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग भी होते हैं, हिमेटोपोइटिक भी होते हैं, और कुछ के डिफरेंट फंक्शनिंग होती है जिसको हम आगे देखेंगे. लेकिन आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है वो उनके साइंटिफिक नेम्स है. क्लासिफिकेशन की अभी हमने ऊपर बात कर ली है कि दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, फैट सोल्यूबल विटामिन भी होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन भी होते हैं. अगर आपकी बॉडी में लिपिड सोल्यूबल विटामिन जो है ना वो ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे ना तो वो कभी भी यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते. क्योंकि कोई चीज वाटर में एब्जॉर्ब होगी तो ही तो वो बॉडी से सिक्रीट हो सकेगी. लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो हमारे पास वाटर में सोल्यूबल होते ही नहीं है.
अगर उनकी एक्सेस हो जाती है तो वो हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट नहीं कर सकते। उसकी बजाय वो क्या करते हैं, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं हमारे लीवर में या हमारे एडिपोज टिश्यूज में। जबकि वाटर सोल्यूबल वाइटामिन ऐसा नहीं करते। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन अगर एक्सेस में आपने ले भी लिए हैं तो वो वाटर में एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो अगर वाटर सोल्यूबल वाइटामिन आपकी बॉडी में एक पीक तक पहुंच जाते हैं ना, तो उनका इतना मसला नहीं है, उनकी इतनी डिजीजेस नहीं होती, उनकी एक्सेस से इतनी डिजीजेस नहीं होती। अलबत्ता उनकी डेफिशिएंसी से डिजीजेस हो सकती हैं। लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी से भी डिजीजेस है और उनकी एक्सेस से भी डिजीजेस हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते। फैट सोल्यूबल विटामिन में अगर हम विटामिन के की बात करें तो आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास एज कोएंजाइम वर्किंग कर रहा होता है। आपकी फाइक अहमद में बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है, उसको आप लोग एक दफा गो थ्रू जरूर करना, जिसमें उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स बताई हुई है कि हमारे पास विटामिन के जो है किन रिएक्शंस में एज कोएंजाइम अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होता है। बेसिक टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन का, जिसमें फर्स्ट विटामिन है जी हमारे पास विटामिन ए, जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं रेटिनोल। इसका मैं आपको थोड़ा सा जर्नल ओवरव्यू देती हूँ, उसको जरा थोड़े से गौर से सुनना है आप लोगों ने। जो विटामिन ए है ना, वो हमारे पास चार टाइप्स में प्रेजेंट होता है, चार फॉर्म्स हैं इसकी: रेटिनोल, रेटिनाल एंड रेटिनोइक एसिड। आपको इनके नेम से ही पता चल रहा है, रेटिनोल लास्ट में ओ एल आ रहा है, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है। रेटिनाल एल इंडिकेट्स के एल्डिहाइड एक ग्रुप है। रेटिनोइक एसिड, वो अपने नेम से ही पता चल रहा है कि ये एल्कोहलिक ग्रुप होगा। तीन तो हमने फॉर्म्स पढ़ ली, रेटिनोल, रेटिनाल एंड रेटिनोइक एसिड। और ये तीनों फॉर्म्स जो है वो हमारे पास एनिमल सोर्स से मिलती हैं हमें। लेकिन फोर्थ फॉर्म जो है हमारे पास, दैट इज नोन एज बीटा कैरोटीन। एंड बीटा कैरोटीन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। आपको कैरोटीन से ही समझ आ जानी चाहिए ये प्लांट सोर्स से मिल रहा होगा। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है कि 1600 BC ईयर्स अगो हाइपोक्रेट्स इसको यूज करते थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंडनेस, दैट व्हाई इट्स रिलेटेड टू नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी बॉडी नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। फॉर्म्स तीन बताई हैं जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी हैं, और इनके सोर्सेज अगर आप देखो तो दे आर प्रेजेंट इन लीवर ऑयल्स, बटर, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग योक। और तीन फर्स्ट थ्री फॉर्म्स जो है ना, रेटिनोल, रेटिनाल एंड रेटिनोइक एसिड, दैट आर derived from animals, but beta carotenes are derived from plant sources। और बीटा कैरोटीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? टोमेटोज, कैरेट, ग्रीन येलो वेजिटेबल्स, स्पेनिश फ्रूट्स और डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ये हमारे पास मिल सकते हैं। आपको यहाँ पे एक छोटी सी साइड इंफॉर्मेशन देती हूँ, शायद आप लोगों की बुक के अंदर ना लिखी हो। जो हमारे पास बीटा कैरोटीन होता है ना, उसको हम प्रोवाइटामिन बोलते हैं। लेकिन जो हमारे पास रेटिनोल, रेटिनाल और रेटिनोइक एसिड होता है ना, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं वाइटामर्स। रेटिनोल, रेटिनाल एंड रेटिनोइक एसिड आर कलेक्टिवली नोन एज वाइटामर्स, और बीटा कैरोटीन्स को हम बोलते हैं प्रोवाइटामिन ए। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं आपको इसकी साइकिल बताती हूँ आगे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ मैम। अच्छा जी। अब हमने इसकी एब्जॉर्प्शन पढ़नी है कि कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है।
एक रफ स्केच अपने माइंड में बना लो छोटा सा, कि हमारे पास जो है ना इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम कह रही हूँ, इंटेस्टाइन में हमारे पास रेटिनोल एस्टर्स जाते हैं। रेटिनोल एस्टर्स इंटेस्टाइन तक जाते हैं, और उसके बाद जब वो लिम्फ में जाते हैं तो वो अपने आप को काइलोमाइक्रान्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर वो काइलोमाइक्रॉन्स जो है वो हमारे पास आगे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके थोड़ा सा पाथवे देखें कि होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो देखो हमारी डाइट में ही रेटिनोल एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो हमारे पास खुद ही हाइड्रोलाइज हो जाते हैं फैटी एसिड में और रेटिनोल में। और जो हम कैरोटीन्स खाते हैं, अगर हमने प्लांट सोर्सेज लिया है तो अगर हम कैरोटीन्स खाएंगे तो कैरोटीन्स भी प्रोबेबली जाके आपकी बॉडी में रेटिनोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब रेटिनोल में तो ये सारी चीजें कन्वर्ट हो गई, लेकिन हमारे पास आपको पता है इंटेस्टाइन में फैटी एसिड्स की एब्जॉर्प्शन होती है। तो हमारे पास जो रेटिनोल होता है ना, इसकी एस्टेरिफिकेशन हो जाती है, ये रेटिनोल एस्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जब एस्टेरिफिकेशन होती है तो इंटेस्टाइन्स इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे एब्जॉर्ब करती है ये हमारे पास लिम्फ में रिलीज हो जाता है। लिम्फ में कैसे रिलीज होता है? इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रान्स। और ये काइलोमाइक्रान्स जो है फिर ग्रेजुअली आपके लीवर तक चले जाते हैं और वहां पर जाके इनकी स्टोरेज का प्रोसेस हो जाता है। अब लीवर में ये स्टोर हो गए हैं, लेकिन अब इन्होंने आगे अपने टारगेट सेल तक जाना है। अब इन्होंने आगे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो वो किस तरीके से परफॉर्म होगी? जैसे ही हमारी बॉडी को जरूरत पड़ेगी ना, तो लीवर क्या करेगा? इस स्टोर्ड रेटिनोल को रिलीज करवाना शुरू कर देगा। जैसे ये रिलीज होगा ना, हमारे पास बाइंडिंग प्रोटीन्स आ जाएंगी, क्योंकि हमें, आपको पता है कि हमें हमेशा एक कैरियर की जरूरत होती है जो ट्रांसपोर्ट करवाए किसी भी सब्सटेंस को। तो रेटिनोल को ट्रांसफर करवाने के लिए ना हमारे पास रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। अब रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करती हैं? इसको आउटसाइड द लीवर ले आती हैं। जैसे ही ये इसको आउटसाइड द लीवर लेकर आएंगी ना, तो टारगेट सेल के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये प्रोटीन्स जाके उनके साथ बाइंड कर जाएंगे। और फिर जब प्रोटीन उसके साथ बाइंड कर जाती है, उनका कॉम्प्लेक्स, उनका कनेक्शन, उनका इंटरेक्शन टूटता है। और जैसे ही टूटता है, वो रेटिनोज जो होते हैं वो हमारे पास इनसाइड द सेल आ जाते हैं। इनसाइड द सेल आएंगे तो वो फिर न्यूक्लियस में जाएंगे, न्यूक्लियस से आगे जहां भी उनको जरूरत है वहां पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे। किसी को रेटिनॉल की साइकिल में कोई इशू है तो मुझसे दोबारा पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। मैम ये कैरियर प्रोटीन के साथ जब बाइंड होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बना के ब्लड में आते हैं। बेटे ब्लड में नहीं आ रहे, टारगेटेड सेल में जा रहे हैं। अब टारगेटेड सेल जो है वो रेड ब्लड सेल भी हो सकता है, वो टारगेटेड सेल कोई और सेल भी हो सकता है। जी मैम। रिवाइज करवा दूं एक दफा साइकिल के, आगे कंटिन्यू करें? मैम रिवाइज करवा दें। चलो मेरे साथ आप लोग भी थोड़ा सा इसको अपने माइंड में रिपीट करो। मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होनी है विटामिन ए की आफ्टर एस्टेरिफिकेशन, मतलब एस्टर्स की फॉर्म में इस इंटेस्टाइन में हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी। जैसे ही हमारे पास रेटिनोल एस्टर्स की इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाती है, इंटेस्टाइन इनको फॉरन लिम्फ में रिलीज कर देती है। लिम्फ में जब ये रिलीज होते हैं तो ये काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में रिलीज होते हैं, और बाद में वही काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे लीवर में जाकर, हमारे हिपैटिक सेल्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं। अब लीवर में चले गए। अब लीवर से आगे इन्होंने टारगेटेड सेल के ऊपर आना है और अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में हर प्रोटीन को समहाउ कैरियर की जरूरत होती है, हर विटामिन को, हर कार्बोहाइड्रेट को
कैरियर की जरूरत होती है। मतलब हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि हर एक को होती है, बट समहाउ जो है कुछ कुछ हमारी बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको कैरियर की जरूरत होती है, और वो कैरियर के बगैर जो है वो बॉडी में ट्रेवल नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ लिपिड सोल्यूबल होते हैं, तो उनको एक स्पेसिफिक एरिया तक लेकर जाने के लिए हमें एक सपोर्ट की जरूरत होती है। इसी तरह रेटिनॉल को भी टारगेटेड सेल तक पहुंचाने के लिए ना हमें एक सपोर्ट की जरूरत है। अब वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? वो बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है। रेटिनॉल जाके बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ अटैच कर जाता है। जैसे ही बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच करेगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास फिर एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में चला जाएगा। मतलब आउटसाइड द हेपेटिक सेल्स जो है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में आता है, अब जिस भी टारगेट सेल में उसने जाना है, हमारे हर सेल के ऊपर जो है ना स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। वो जाके उन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगा, और जैसे ही रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा वो कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो रेटिनॉल हमारे टारगेट सेल के इनसाइड मूव कर जाएगा। क्लियर है? जी मैम। उसके बाद जो विटामिन ए है, इसका रिप्रोडक्शन में भी रोल होता है। ये मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, और ये हमारे पास हार्मोनल रिप्रोडक्शन, विजुअल साइकिल एंड मेनी अदर प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। बेसिकली विटामिन ए जो है हमारे पास लिंक्ड है जी नाइट ब्लाइंडनेस के साथ। तो बेसिकली अगर वो फीटल लाइफ में भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो वो यही एक्टिविटी परफॉर्म करेगा ना, कि जो बर्थ हो दैट विल नॉट बी ब्लाइंड एंड दैट विल नॉट बी स्टेराइल, मतलब कि उसमें नाइट ब्लाइंडनेस ना हो। और वैसे ये इन सारी चीजों के अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस को भी इनहेंस करता है, उसको भी सपोर्ट करता है। सबसे इसकी इम्पोर्टेंट चीज है ना, दैट इज इन विजुअल साइकिल। अब विजुअल साइकिल में क्या होता है? अब आपको पता है हमारी आई में दो टाइप के सेल्स होते हैं, रोड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। सी फॉर कॉन्स, सी फॉर कलर। कॉन्स जो है वो कलरफुल लाइट में, ब्राइट लाइट में ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। रोड्स, रोड्स आर से रोड्स, आर से रात, तो रोड्स जो है वो हमारे पास रात के टाइम डिम लाइट में ज्यादा वर्किंग करते हैं। अब विटामिन ए करता क्या है? हमें रिडोप्सिन की जरूरत होती है। रिडोप्सिन जो है एक विजुअल पिगमेंट है। अगर वो हमारी बॉडी में होगा, हमारी आई में होगा, तो फिर हम जो है विजुअलाइज कर सकते हैं, हम चीजों को देख सकते हैं। अब विटामिन ए करता क्या है? विटामिन ए जो है ना, ब्राइट लाइट में हमारे पास सारा टाइम जो है ना ट्रांस रेटिनाल प्रेजेंट होता है। अब ट्रांस रेटिनाल अपने आप को चेंज करता है ट्रांस रेटिनोल में। ट्रांस रेटिनोल आइसोमेरिज्म करता है, और आइसोमेरिज्म करके सिस रेटिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो सिस रेटिनोल जो है हमारे पास सिस रेटिनाल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आगे उससे हमारे पास रोडोप्सिन बन जाता है। जो हमारे पास ट्रांस रेटिनाल है ना, उसमें जब तक हमारे पास ऑप्शंस नहीं मिलते, रोडोप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ये सारी जो है ना, ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। सिस रेटिनल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांस रेटिनोल सिस रेटिनोल में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने बस इसके लिए इतनी सी बात याद रखनी है कि विटामिन ए की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है विजुअल साइकिल में। उसमें ये करता क्या है कि हमारे पास जो सिस रेटिनल की फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है ट्रांस रेटिनल में, देन ट्रांस रेटिनोल, देन अगेन ट्रांस रेटिनोल, और फिर जो है हमारे पास ट्रांस रेटिनल, सिस रेटिनल, और ये आपस में इंटरलिंक चलते ही जाते हैं, और विजुअल साइकिल जो है हमारे पास इनहेंस होती चली जाती है। इसको यहां से भी रीड कर लेते हैं। विटामिन ए इज अ कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट रिडोप्सिन
commonly known as visual purple or of rods and cone cells of the retina. Rhodopsin consists of cis retinal specifically bound to protein opsin. जब तक हमारे पास सिस्ट रेटिनाल के साथ ऑप्सिन नहीं मिलेगा वो रोडोप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगी, और वो रोडोप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगी तो हम डिम लाइट में नहीं देख पाएंगे. When eyes are exposed to bright light, all the rhodopsin get hydrolyzed. And when the person come back in the dark room, he will not be able to see for a while. In the dark room or dim light, resynthesis of rhodopsin takes place, and after some time, the person begins to see in the dim light. The time required for resynthesis of rhodopsin depends upon the intensity of light thrown in the eyes and availability of vitamin A. Vitamin A deficient synthesis of rhodopsin cannot take place and person becomes unable to see in the dim light. ब्राइट लाइट में आप होगे तो रोडोप्सिन प्रेजेंट है. आपने डिम लाइट, रोडोप्सिन टूट जाता है जब आप ब्राइट लाइट में होते हो, वो अपने आप को ट्रांस रेटिनाल में कन्वर्ट कर लेता है, रेटिनोल में कन्वर्ट कर लेता है. लेकिन जैसे ही आप डिम लाइट में जाते हो ना, आपको एक दफा आपकी आंखें नहीं खुलती, आपको नहीं नजर आता. जिस टाइम ड्यूरेशन में आपको नहीं नजर आ रहा होता ना, उस टाइम में यही ट्रांस रेटिनोल और रेटिनाल जो है ये आइसोमर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं ताकि रोडोप्सिन की अगेन सिंथेसिस करवाई जा सकती है. रोडोप्सिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द आई कि वो डार्क में देख सकती है. ग्रोथ वाइटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स, और विटामिन ए नहीं होगी तो लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, कैरेटिनाइजेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स होंगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज पहुंचेगा. मेजरली जो है ना, आपने विटामिन की डिजीजेस बहुत अच्छे से करके जानी है, पेपर में ये आती हैं. ये तो सिर्फ एक जर्नल ओवरव्यू लिखा हुआ है, अभी आपको टेबल भी इसके बाद याद करवाया जाएगा. उस टेबल को आपने रट्टा लगा लेना है कि इसकी ये डिजीजेस हैं. डिजीजेस के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. उसके बाद आ जाता है जी विटामिन ई. विटामिन ई का नाम है टोकोफिरोल, और इसके अंदर हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर होता है, क्रोमेन रिंग स्ट्रक्चर होता है. इसके डेरिवेटिव्स जो हैं, सी एच ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दो तो इसके डेरिवेटिव्स भी हमारे पास बन जाते हैं. इसकी भी सोर्सेज हमारे पास वेजिटेबल ऑयल, जर्म ऑयल, कॉर्न ऑयल, sunflower oil, greeny leafy vegetables, spinach, lettuce, cabbage, apple seeds, peanuts, and soya beans, etc. इसका क्या फंक्शन है? विटामिन ए का मेजर फंक्शन ये है कि ये एंटी एजिंग होता है. ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी में डिग्रेडेशन को प्रोटेक्ट करता है. आपके सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स जो हैं वो कुछ टाइम के बाद डिग्रेड होना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे एज फैक्टर आता है, दे स्टार्ट डिग्रेडिंग, द प्रोटीन स्टार्ट डिग्रेडिंग. तो विटामिन ई क्या करता है? आपकी बॉडी में सेल्यूलर डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है, और सेल्यूलर डिग्रेडेशन नहीं होगी तो आपके फेस पे एंटी एजिंग वाले फैक्टर्स शो नहीं होंगे. इसकी एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है जी? विटामिन ई इज रैपिडली absorbed through the small intestine along with other lipids. The absorbed vitamin is transported to liver in the form of chylomicrons and is delivered to the peripheral tissues. The phospholipids of plasma membrane, endoplasmic reticulum, mitochondria combine with vitamin E and is concentrated in the adipose tissues, lactating mammary gland, heart, lungs, and spleen. Vitamin E is metabolized to unidentified substances in the tissues, as such is not excreted to any extent. Excrete तो करेंगे ही नहीं ना, because they are water, they are not water soluble. Water soluble होते तो excrete करते भी, they are fat soluble तो excrete तो ये करते ही नहीं है. और इसका भी pathway same as of
विटामिन ए जैसा है कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स, और काइलोमाइक्रॉन्स ने आगे हमारे पास लीवर में ट्रांसपोर्ट हो जाना है। लीवर में ट्रांसपोर्ट होंगे तो उसके बाद हमारे पास पेरिफेरल टिश्यूज में चले जाएंगे, और फिर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेली से वो कंबाइन करेंगे और जो उसकी फंक्शनिंग है उसको परफॉर्म करेंगे। अगर हमारे पास विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास क्या होगा? विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है ना, तो आपके आरबीसीज हीमोलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, और आरबीसीज हीमोलाइज करेंगे तो क्या होगा? आरबीसीज टूट जाएंगे, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया होता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? पेलर हो जाता है, फटीग हो जाती है, लेथार्जी हो जाती है, एंड जितनी भी एनीमिया की सिम्टम्स है ना वो विटामिन ई डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आ सकते हैं, बिकॉज आरबीसी की डेफिशिएंसी हीमोलाइजिंग हुई है। हीमोलाइजिंग से आरबीसी के अमाउंट में कमी आई है, आरबीसी की अमाउंट में कमी आएगी तो एचबी की कंसेंट्रेशन में कमी आएगी, और एचबी की कंसेंट्रेशन में कमी होगी तो हमारे पास एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों में मस्कुलर लीजन्स भी हो सकते हैं, मस्कुलर क्रिएटिनिन जो है वो डिक्रीज हो सकती है, क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज इंक्रीज कर जाएगा। ये चीजें जो डायग्नोसिस है ना, ये आप लोगों ने याद रखनी है कि लैब फाइंडिंग्स ये होती हैं। लेकिन अगर आप इनकी सप्लीमेंट्स लोगे, विटामिन ई को ज्यादा इनटेक करना स्टार्ट कर दोगे तो आप इन सारी चीजों से रिकवर होना स्टार्ट हो जाओगे। किसी का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से तो मुझे बता दें।